चलिए, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। ठीक है, हमारा क्या देखिए, आज हम लेकर के आए हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी, है ना। सब्जेक्ट आपका है गणित। क्या है? गणित, है ना, जिसमें हम एक सेट देखने वाले हैं, सेट ए। ठीक है, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगा। कैसे जानकारियाँ मिलेगा कि आपके पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं, है ना, और कैसे आते हैं, साथ साथ आपका किस टाइप का प्रश्न आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक एक में मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया हूँ, प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड होते हैं। ठीक है, कितने खंड होते हैं? 3 खंड, जिसमें से देखिए पहला खंड जो होता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें 5 प्रश्न होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है? बहुपद x² - 64 का एक गुणनखंड है ना। गुणनखंड जैसे देखिए आपका 4 का गुणनखंड मीन्स हम 4 को क्या क्या लिख सकते हैं? 1 × 4, 2 × 2, है ना। तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो हमको क्या करना है, ये जो आपका x² - 64 है ना, इसका गुणनखंड क्या होगा? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x² - 64 मीन्स ये आपका x², 64 मीन्स क्या हो जाएगा? 8², है ना, 8 × 64, 8 × 64। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए आपके पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? a² - b²। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए a² - b² मीन्स क्या होता है? देखिए a - b × a + b होता है कि नहीं होता है? अब आप देखिएगा इसमें से a - b, a + b कहीं दिख रहा है क्या? ये देखिए a - b इसी फॉर्म में है, x - 8। ठीक है, तो इसका उत्तर तो ये हो जाएगा। अब देखिए कोई और है क्या, आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x² - 8, यहाँ पर x² - 8, x² ± 8, है ना। तो ये आपके उत्तर होंगे क्या? नहीं होंगे। क्लियर है इतनी बातें कि नहीं है? ओके, है ना। अब इसके बाद क्या आ जाते हैं, देखिए हम दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है? दूसरा सवाल हमारा है, देखिए sin², है ना, 47 + 47 डिग्री प्लस cos² 47 डिग्री का मान, है ना। आपको पता है कितना होगा? नहीं है? तो देखिए आपके पास त्रिकोणमिति में एक सूत्र और पढ़े होंगे, sin² θ + cos² θ कितना होता है? 1। यस, कितना होता है? 1। तो आपका क्या है? थीटा प्लेस में वैल्यू क्या है? 47 है। इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर? नेक्स्ट आपका देखिए क्या है? बिंदु -4, 5 किस चतुर्थांश में है? इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सिस बनाएंगे। क्या करेंगे? एक्सिस। क्लियर है? एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा? देखिए आपका अक्षांश जो है x डैश, y डैश, है ना। अब जब हम अक्षांश बनाते हैं तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करे वो क्या होता है? क्या होता है आपका? मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। और जब हम मूल बिंदु से क्या करते हैं? दाहिने ओर जाते हैं तो कौन सी संख्या लेते हैं? धनात्मक संख्या। और मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तब भी हम क्या करते हैं? धनात्मक संख्या लेते हैं। और मूल बिंदु से नीचे की ओर आते हैं तो हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक। और बाएं ओर जाते हैं तब भी हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक, है ना। इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है? अब हमको बताना है -4 और 5 किस चतुर्थांश में है। ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए इन दोनों में क्या है? धन है, तो यहां पर कैसा मान आएगा? धन और धन वाला आएगा। ठीक है, आपको x को पहले देखना है, x कैसे है? धन में है। y कैसे है? धन में है। दूसरे चतुर्थांश में देखिए x कैसे है? ऋण, और y कैसे है? धन। तीसरे में देखिए आपका x कैसे है? ऋण, एंड y भी कैसे है? ऋण। चौथे में देखिए x कैसे है? धन, y कैसे है? ऋण। ठीक है, यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा।
इसका चतुर्थांश का एक प्रश्न आपका आता ही है। यहां से प्रश्न तो चेंज हो सकते हैं, ये देखिए ये सवाल बदल सकता है ना, बट आएगा ऐसे ही। क्लियर है, आएगा ऐसे ही, है ना। अब यहां पर देखिए इसके भी सवाल चेंज हो सकते हैं, इनका मान क्या हो सकता है, बदल सकता है ना। बट यहां पर देखिए इनके भी नंबर चेंज हो सकते हैं, किंतु क्या हो जाएगा देखिए सवाल आएगा ऐसे। क्लियर है, ठीक है योगेश। हाँ, तो यहां पर देखिए अब आप बता सकते हैं, देखिए ऋण और धन, ऋण और धन कौन सा चतुर्थांश है, देखिए ऋण और धन कौन सा चतुर्थांश हुआ, द्वितीय चतुर्थांश। तो इसका उत्तर कहां है, देखिए बी नंबर। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या देखिए, यदि सावधि क्या है, यदि सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना कैसे किया जाता हो, तिमाही किया जाता हो। ये देखिए तिमाही आधार पर की जाती हो, तो वार्षिक दर है ना से ली जाने वाली ब्याज, सॉरी, तो वार्षिक दर ली जानी चाहिए, है ना। तो ब्याज हम किस आधार पर गणना करेंगे, हमारा क्या होता है, सावधि जमा हम क्या करते हैं, बैंक में खाता खुलवाते हैं, खाता खुलवाते हैं तो क्या क्या खाता होता है, आवर्ती खाता होता है, फिक्स होता है ना, सावधि होता है, चालू खाता होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहां पर देखिए आपके पास एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, ठीक है। अब ब्याज हमको बैंक जो है कैसे देता है, 12 माह का देता है, ठीक है। अब मान लो हम क्या करेंगे, इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, तिमाही आधार पर की जाती है गणना, कैसे की जाती है, तिमाही आधार पर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हर 3 महीने में गणना होगा, है ना। तो 12 माह में कितने तिमाही हो जाएंगे, देखिए 4 गुना 3, 4 तिया 12 माह हो रहा है, तो 3 माह में गणना होगा, तो एक साल में कितने गणना हो जाएंगे, 4 बार गणना हो जाएंगे। क्लियर है ना, 4 बार गणना हो जाएगा। तो हमारा दर कैसे होगा, देखिए एक साल में 4 बार तिमाही है, मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए आधा तो होगा नहीं, है ना, तिगुना होगा नहीं, दुगना होगा नहीं, है ना। क्या हो जाएगा ये आपका, एक साल में कितने बार हो जाएगा, 4 बार, मीन्स क्या हो जाएगा, 1/4 है क्या यहाँ पर, ये देखिए 1/4। बातें आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, देखिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज, समरूप मीन्स क्या होता है, समरूप मीन्स जैसे आप लोग मूवी देखे होगे, जुड़वा मूवी देखे हो, है ना, जुड़वा मूवी देखे कि नहीं देखे, कैसे रहता है जुड़वा मूवी में, क्या होता है, हूबहू एक जैसे दिखते हैं, जैसे सीता और गीता शायद एक मूवी है बहुत पुराना वाला, है ना, उसमें भी हूबहू एक जैसे। तो समरूप मीन्स क्या होता है, समरूपता, जिसमें क्या हो, समानता हो, है ना, जिसमें क्या हो, समानता हो, ठीक है। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होता है, बराबर तो होता नहीं है ना, समरूप एक जैसे दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई 2 बहनें या कोई 2 भाई कैसे हैं, जुड़वा है ना, हो सकता है कि उनका क्या हो जाए, स्वरूप, है ना, उनका स्वरूप क्या हो, एक जैसे हो, बट हो सकता है कि एक का हाइट अधिक हो, दूसरे का हाइट कम हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए बराबर तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है, समांतर भी नहीं कहेंगे, समांतर भी नहीं होता है, लंबवत भी नहीं होता है, आपका होता है समानुपातिक, क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। क्लियर है इतनी बातें कि नहीं है, ठीक है। चलिए आपको पहले मैं सेट ए कंप्लीट कराऊंगा आज, है ना, सेट ए में जितने क्वेश्चन है ये हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए आपका देखिए अब प्रश्न पहले का दूसरा खंड, है ना, पहला खंड क्या था, सही विकल्प, है ना, दूसरा खंड आपका क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है, पूर्ति कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, अब आपका समांतर श्रेणी आपको दिया गया है 3 5 7 9 डेश 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 का सर्वांतर,
सर्वांतर मतलब सभी का अंतर, है ना। अब समांतर श्रेणी होता क्या है, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। ऐसे ये इनका क्या होता है, प्रसार होता है, ठीक है। जिनमें हम ए को कहते हैं प्रथम पद और डी को कहते हैं सर्वांतर, है ना। अब सर्वांतर निकालने का सूत्र है, सर्वांतर हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। सर्वांतर आप निकालोगे दूसरा पद माइनस, है ना, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या आप ऐसा कर सकते हो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, ठीक है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि भाई प्रत्येक पदों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना, जो अंतर होगा, है ना, सर्वांतर अंतर बोला जा रहा है ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका इक्वल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरे पद क्या है 5 है ना, पहला पद क्या है आपका 3 है, इधर तीसरा पद क्या है आपका 7 है, दूसरा पद आपका क्या है 5 है। अब आप देखिएगा 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। इट मीन्स इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा आपका 2। आया बात समझ में कि नहीं आया, आ गया। सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है किसी घन की पृष्ठीय विकर्णों की संख्या, है ना। अब घन में कितने प्रकार के विकर्ण होते हैं, कितने प्रकार के विकर्ण होंगे, 2 प्रकार का विकर्ण होता है ना। कितने प्रकार के विकर्ण होते हैं, 2 प्रकार से होता है ना। एक तो होता है पृष्ठीय विकर्ण और दूसरा होता है आकाशीय विकर्ण। क्या क्या होता है, पृष्ठीय और आकाशीय, है ना। अब यहां पर देखिए आपका घन कैसे बनता है, सपोज ये आपका घन है, ठीक है, ये आपका क्या है घन, है ना। अब इसमें हमको बोला गया पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं, आप बोले 2, 6। अब मैं बता रहा हूं कितना होता है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं, है ना। अब देखिए जैसे देखिए ये आपका रूम क्या है आपका, सपोज क्या है घन है ना। आकार कैसा हम मान लेते हैं सपोज, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो ये घनाभ कहलाएगा, बट हमको क्या है, हमारा टॉपिक क्या है आपका घन, है ना। जो यहाँ पर घन के लिए बात किया जा रहा है वो यहाँ पर घनाभ के लिए भी हो सकता है। किसके लिए हो सकता है, घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड, है ना, दोनों के लिए हो सकता है कि आपका इस साल, है ना, घन का क्वेश्चन आया तो अगले साल हो सकता है वही क्वेश्चन घन की जगह चेंज करके क्या दे दे, घनाभ दे दे, है ना। बाकी आपका एज इट इज रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, है ना। आपका शब्द बदल जाता है, कुछ अंक बदल जाता है, क्वेश्चन आपका वही का वही रहता है। आपको बस यही बात समझना है, ठीक है। अब मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि ये आपका रूम है ना। रूम में ये देखिए ये दीवार, पृष्ठ, दीवार क्या है, पृष्ठ है। तो देखिए उस कोने से हम क्या करेंगे, इस कोने, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इस कोने से हमको क्या करना पड़ेगा, इस कोने में लाइन खींचना पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा विकर्ण। जैसे आपका ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के क्या करते हैं, आमने सामने वाले कोण को मिलाते हैं तो कहलाता है विकर्ण, कहलाता है ना। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2। तो हमारे इस घन में कितने चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज, उधर 2 चतुर्भुज, इधर 3 चतुर्भुज, ये 4, 5, 6, तो कितने हो जाएंगे, एक में 2, एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण कितने, 2, तो हमारे पास कितने हैं, चतुर्भुज 6, तो 6 दूनी, आ गया बात समझ में कि नहीं आया। तो इसमें कितना हो जाएगा, 12, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर वर्गमूल 2, है ना। हमारे पास संख्या क्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या होता है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब होता है ना, होता है कि नहीं होता है। सबका परिभाषा आपको पता है, नहीं है कि है तो बताइए आप, वर्गमूल 2 क्या है, वर्गमूल 2 एक क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है,
हाँ वेरी गुड, सही बोल रहे हो आप। ये आपका अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्यों अपरिमेय संख्या है? क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि जब इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे ना, तो ये लगातार पॉइंट में संख्या मिलते जाएगा, इसका अंतर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है, हम वर्गमूल निकालते हैं जैसे 8वीं कक्षा में आप पढ़े होंगे इस तरह से, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, इसका 1 पॉइंट, है ना, 1.414 ऐसे संख्या मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे मिलते जाएगा वो, है ना। और ऐसे जब आपको संख्या मिल रहा है, मतलब समझ जाइए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। कभी कभी ये देखिए आपका 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, 9th में ही है ऑब्वियसली ये। ठीक है, कहाँ चला गया हमारा, हाँ, अपरिमेय संख्या। वर्गमूल सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसको सिद्ध करने के लिए 9th क्लास में मेरे ख्याल से है। वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या कैसे होता है? P/Q के फॉर्म में होता है, जहां पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, नहीं होता भाई, है ना। हर वाली संख्या जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तब वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया, है ना। आपको वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 ऐसे दे तो उसको क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, बातें आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? नहीं आए तो बताइए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, है ना। तो कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं? ठीक है, स्पर्श मीन्स उसको छूते हुए जाए। जैसे हम बात करें, देखिए ये आपका वृत्त है, सपोज ये क्या है, आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। हमको कहाँ से बोला गया है, बाह्य बिंदु से, मतलब वृत्त के कहीं भी बाहर, आप कोई भी साइड ले लो, कहीं भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी ले लो। ठीक है, तो क्या होगा, हम इस बिंदु से क्या करेंगे, केवल एक ही बिंदु से ना। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस बिंदु से हम ऐसे रेखा खींचेंगे, तो कितनी स्पर्श रेखा, और खींचने का प्रयास करें, कहीं जाएगा क्या, ये स्पर्श कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ये छेदक रेखा है ना। कौन सी रेखा है, छेदक रेखा। क्लियर है, क्योंकि वो उसको क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, उसको काटेगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या है, देखिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं, कितनी होती हैं, 2। ठीक है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, कहीं से भी खींचो आप, यहां से भी खींचोगे तो क्या होगा, 2 ही खींचोगे, 2 से अधिक हो ही नहीं सकता। यहां से भी खींचोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे 2 ही होगा, है ना, 2 से अधिक हो ही नहीं सकता, कहीं से भी खींचो आप। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान कहलाती है ना। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये क्या है, वृत्त है ना। वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब त्रिज्या कहलाता है, कहलाता कि नहीं कहलाता है। यदि मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से, है ना, मान लो ये O है और ये आपका A है, O से चलते चलते कहाँ तक चला जाए, B तक, और इसको ऐसा मिला लें तो ये कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, बट हमको त्रिज्यखंड तो बोला नहीं है ना। इसको बताने का तात्पर्य यह है कि त्रिज्यखंड से भी सवाल आया है ना, त्रिज्यखंड से भी सवाल आपका आया है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। बट यहाँ पर हमारा प्रश्न ये है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान कहलाती है। तो देखिए एक ऐसी रेखा जो वृत्त को क्या करे, वृत्त के परिधि को किसी 2 बिंदु पर स्पर्श करे, उसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ये आपका जीवा है ना, ये भी आपका क्या है, जीवा है, ये भी आपका क्या है, जीवा है, ये भी आपका क्या है, जीवा है, क्योंकि ये भी परिधि को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, परिधि को क्या कर रहा है, 2 बिंदुओं पर तो काट रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका क्या है, जीवा है। बट
हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए ये केंद्र से होकर के जा रहा है ना, तो केंद्र से होकर जाता है तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 बार त्रिज्या, और 2 बार जब त्रिज्या को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, व्यास आता है। इट मीन्स क्या है, अब मान लो और जीवा बनाएंगे तो इससे बड़ा बनेगा क्या, आप इसका ऊपर देखिए, इसका नीचे देखिए, ये जीवा इससे छोटी है, ये भी इससे छोटी है ना, मतलब क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहेंगे, व्यास। बातें आ गया समझ में कि नहीं आया, ठीक है, आपको आया, हाँ ठीक, चलिए फटाफट नोट करेंगे।